हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेशन पर। तो फ्रेंड्स, आज अपन कक्षा 11 रसायन विज्ञान अध्याय नंबर 1 रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के भाग नंबर 21 को शुरुआत करेंगे। ठीक है, 21 की शुरुआत करेंगे। और भाग 21 की शुरुआत से पूर्व यानी पहले अपन इस पाठ की, इस अध्याय की विषय वस्तु पर एक बार अपना ध्यान एकत्रित करते हैं। रसायन विज्ञान का महत्व, द्रव्य की प्रकृति, द्रव्य के गुणधर्म और उनका मापन में अनिश्चितता, रसायन संयोजन के नियम, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, परमाणु द्रव्यमान और आणविक द्रव्यमान, मूल संकल्पना और मूलर द्रव्यमान, प्रतिशत संगठन, ये सभी के सभी टॉपिक अपन ने पूर्व में हुए वीडियो लेक्चर्स में कंप्लीट कर रखे हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है ये सारे वीडियोस, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ जाकर आप सारी के सारी वीडियोस एक साथ देख सकते हैं। आज अपन बात करेंगे अंतिम टॉपिक 1.10 यानी स्टाइक्योमेट्री और स्टाइक्योमेट्रिक परिकलन। क्या होता है स्टाइक्योमेट्री और क्या होता है स्टाइक्योमेट्रिक परिकलन, इन दोनों ही बातों को जानने वाले हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपसे एक बहुत ज़्यादा अनुरोध है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। जितने भी बच्चे देखते हैं, मान लीजिए 10 बच्चे अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उसमें से सिर्फ 2 ने ही सब्सक्राइब कर रखा है और 8 ने नहीं कर रखा है। यह स्थिति है अपने चैनल की, तो इस स्थिति को थोड़ा सुधारिए। 10 में से 5 लोग तो सब्सक्राइब करें चैनल को, तो बहुत खुशी मिलती है। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर करें, जितना हो सकता है खुद भी करें और अपने जितने भी नीडी यानी आवश्यकता है जिनको भी ऐसे कंटेंट की, उसको शेयर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, आज अपन शुरुआत करने वाले हैं 1.10 स्टाइक्योमेट्री और स्टाइक्योमेट्री परिकलन। जान लेते हैं इसके अंदर कौन कौन से बिंदु हैं जिनको अपन को पढ़ना है। उसके बाद अपन यह वाला जो बिंदु है आपको जो दिख रहा है, इससे शुरुआत करेंगे। इसे इंग्लिश में कहते हैं स्टाइक्योमेट्री एंड स्टाइक्योमेट्री कैलकुलेशन। वैसे इसको हिंदी में ही एनसीईआरटी ने, मतलब जो इसका इंग्लिश है उसी को हिंदी में लिख दिया है, बस जैसे होता है ना इंग्लिश, उसमें लिख दिया है। लेकिन स्टाइक्योमेट्री एंड स्टाइक्योमेट्री कैलकुलेशन को एग्जैक्ट जो हिंदी है वो है इसकी रस समीकरण मिति और रस समीकरण मिति का परिकलन। ये होता है एग्जैक्ट हिंदी मीनिंग। ठीक है, तो इसके अंतर्गत एनसीईआरटी में हमें 2 बिंदुओं पर अध्ययन करना है। एक 1.10.1 यानी कि सीमांत अभिकर्मक, इसको जानेंगे अपन। इसको जब पढ़ लेंगे उसके बाद जानेंगे विलयनों में अभिक्रियाएं, इसको जानेंगे। ठीक है, आज अपना पहला टॉपिक है स्टाइक्योमेट्री और स्टाइक्योमेट्री परिकलन। इसको समझते हैं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत मज़े से इसको समझने वाले हैं। एक एक बिंदु को आपके समक्ष प्रकट करते जाएंगे। देखिए भाई, स्टाइक्योमेट्री और स्टाइक्योमेट्री परिकलन, इसके अंदर सबसे पहला ही जो शब्द है स्टाइक्योमेट्री, जैसे होता है केमिस्ट्री, है ना, होता है फिजिक्स, है ना, मैकेनिक्स, उसी प्रकार से है स्टाइक्योमेट्री। समझते हैं कि भाई स्टाइक्योमेट्री जो शब्द के बारे में, कि स्टाइक्योमेट्री जो शब्द है उसके बारे में थोड़ा समझते हैं कि ये है क्या भाई। स्टाइक्योमेट्री रसायन विज्ञान का एक उपक्षेत्र है। रसायन विज्ञान का क्या है, ये एक उपक्षेत्र है जिसमें रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेने वाले अभिकारकों, जिसमें रासायनिक अभिक्रियाएं बहुत सी होती हैं, उनमें भाग लेने वाले अभिकारकों जिन्हें हम रिएक्टेंट्स कहते हैं, तथा उत्पादों जिन्हें हम प्रोडक्ट्स कहते हैं, कि मात्रा, इन दोनों की मात्राओं यानी रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, इन दोनों की मात्रा यानी कि क्वांटिटी की गणना की जाती है। गणना से तात्पर्य है कैलकुलेशन की जाती है, उसे ही हम स्टाइक्योमेट्री विषय कहते हैं। स्टाइक्योमेट्री रसायन विज्ञान का एक उपक्षेत्र है। जैसे मैं बात करता हूँ फिजिक्स की, फिजिक्स के उपक्षेत्र कहलाते हैं मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये सारे के सारे जो विषय होते हैं वो
फिजिक्स के उपक्षेत्र कहलाते हैं। उसी तरह से केमिस्ट्री का एक उपक्षेत्र है जिसे हम स्टाइक्योमेट्री के नाम से जानते हैं। इस क्षेत्र में जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का बनना, H2O जल का बनना, ये सारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। तो इन रासायनिक अभिक्रियाओं में जो अभिकारक होते हैं, अभी जानेंगे हम आगे कि अभिकारक किसे कहते हैं, उत्पाद किसे कहते हैं और इनकी गणना किस प्रकार से की जाती है वो भी समझेंगे। तो देखिए, स्टाइक्योमेट्री शब्द ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। थोड़ा ये भी जान लीजिए कि जो स्टाइक्योमेट्री शब्द है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, ये बना कैसे। जैसे हमने सबसे पहले 9वीं कक्षा के अंदर विज्ञान शब्द को तोड़ के पढ़ा था कि विज्ञान लैटिन शब्द से मिला है वी प्लस ज्ञान। वी का अर्थ होता है विज्ञान, मतलब विशेष ज्ञान, और ज्ञान मतलब कुछ मटेरियल, है ना, कुछ नॉलेज, एक विशेष ज्ञान। तो हमने पूरी एक परिभाषा समझी थी। उसी तरह से कक्षा 11 में स्टाइक्योमेट्री शब्द जो है इसके लिए भी हमारे को पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए कि स्टाइक्योमेट्री जो शब्द है ये ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला जो शब्द है वो है स्टाइक्योन, जिसका अर्थ क्या होता है, तत्व, जिसे हम एलिमेंट कहते हैं, और दूसरा मेट्रोन, जिसका अर्थ है मापना। अतः स्टाइक्योमेट्री जो पूरा शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा, तत्वों का मापन। क्या होगा, तत्वों का मापन। जैसे कि इसकी जो परिभाषा है वो भी यही बोलती है। अब जो स्टाइक्योमेट्री जो शब्द है मैंने आपको बताया 2 शब्दों से मिलकर बनता है, ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बनता है। पहला है स्टाइक्योन, जिसका अर्थ होता है तत्व, जिसका अर्थ क्या होता है, तत्व, और दूसरा होता है मेट्रोन, जिसका अर्थ क्या होता है, मापन, जिसका अर्थ क्या होता है, मापन। तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा, तत्वों का मापन। एकदम से स्पष्ट तरीके से समझना है। यदि कोई पूछता है कि स्टाइक्योमेट्री शब्द से आप क्या समझते हैं या स्टाइक्योमेट्री क्या है, तो आप सबसे पहले जवाब देंगे कि स्टाइक्योमेट्री रसायन विज्ञान का एक उपक्षेत्र है जिसमें रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा उत्पादों की मात्रा की गणना की जाती है, वही स्टाइक्योमेट्री कहलाता है। कोई पूछे स्टाइक्योमेट्री शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो आप बोलेंगे स्टाइक्योमेट्री शब्द ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला स्टाइक्योन, जिसका अर्थ है तत्व, और दूसरा मेट्रोन, जिसका अर्थ है मापना। अतः स्टाइक्योमेट्री का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ, तत्वों का मापन। वेरी गुड। यहाँ तक अपन ने कंप्लीट करा कि 1.10 जो टॉपिक था हमारा, उसमें स्टाइक्योमेट्री शब्द का क्या भूमिका है, ये क्या है स्टाइक्योमेट्री शब्द, हमने सबसे पहली बार पढ़ा है, तो इसका मतलब क्या है वो समझ लिया। अब समझते हैं इसके आगे की कहानी। अब आप समझ ही गए होंगे कि रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेने वाले, तो यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया जो है ये मेन रोल या एक महत्वपूर्ण किरदार निभाती है रासायनिक अभिक्रिया। तो इसी के विषय में जानने वाले, थोड़ा इसके बारे में जानकारी लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। और रासायनिक अभिक्रिया जब यदि हमारे सामने कोई लिखता है, जैसे जल कैसे बनता है, इसकी एक रासायनिक अभिक्रिया होती है, अगर वो रासायनिक अभिक्रिया हमारे को दे दी जाए तो उससे हम क्या समझते हैं, उस रासायनिक अभिक्रिया से हम क्या समझते हैं, क्या डेटा हमें मिलता है, वो चीज़ें अपन समझते हैं। तो देखिए, अगला प्रश्न यही है कि रासायनिक अभिक्रिया के संतुलित रासायनिक समीकरण से क्या जानकारी मिलती है। अब यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है संतुलित। संतुलित वर्ड का जो मतलब है वो ये है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, असंतुलित भी होती है, यानी उसमें जो अणुओं की संख्या जो होती है, जो अणुओं की संख्याएं होती है वो असंतुलित होती हैं, यानी वो जमी हुई नहीं होती हैं। तो इसलिए रासायनिक अभिक्रिया के संतुलित रासायनिक समीकरण से क्या जानकारी मिलती है, हमें एक संतुलित रासायनिक समीकरण दिया जाएगा, उसी से ही हम जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। मान लीजिए अगर आपको असंतुलित रासायनिक समीकरण दे रखा है और उस असंतुलित रासायनिक समीकरण को आपको संतुलित रासायनिक समीकरण में परिवर्तित करना है, तो कैसे करते हैं वो भी हमने सीख रखा है। अभी और अपन सीख लेंगे जब अपन आगे बढ़ेंगे। मान लीजिए एक उदाहरण से इस बात को समझते हैं कि हमें क्या जानकारी मिलती है एक संतुलित रासायनिक समीकरण से, हमें क्या जानकारी मिलती है, उस पर एक बार उदाहरण के माध्यम से इसको समझते हैं।
जैसे एक उदाहरण लेते हैं मेथेन का दहन। मेथेन का दहन यानी मेथेन को जलाना है, मेथेन का दहन करना है साहब। तो मेथेन का दहन की जो अभिक्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है, वो होती है CH4 प्लस O2 गिव्स, यानी ये देती है हमारे को CO2 गैस प्लस H2O। और यहाँ पर जो आपको 2 और ये दिख रहा है ये संतुलित है। ये जो मैं आपको बताऊं, ये जो अपने पास मिला है, ये जो अपन ने ये लिखा है, ये क्या है, एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। ये क्या है भाई, एक संतुलित रासायनिक समीकरण है ना। एक असंतुलित रासायनिक समीकरण बिल्कुल इसके विपरीत होता है, जैसे CH4 प्लस O2 देता है CO2 प्लस H2O। ये होता है एक असंतुलित रासायनिक समीकरण, और इसको हम कन्वर्ट करते हैं इसमें, और ये जो समीकरण है संतुलित रासायनिक समीकरण, इससे हमारे को डेटा प्राप्त करना है। ठीक है, चलिए अब अपन समझते हैं कि इस जो डेटा हमने लिखा है ये वाला, इससे हमें क्या क्या जानकारियां प्राप्त होती है। तो देखिए यहाँ पर आपको CH4 और O2 ये दोनों दिख रहे होंगे। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था अभिकारक और उत्पाद। तो यहाँ पर ये जो CH4 प्लस O2 हैं, ये क्या होते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं साहब, अभिकारक कहलाते हैं। यानी ये जो एरो है इसके लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी यौगिक पाए जाते हैं, जो भी तत्व पाया जाता है, वो सब अभिकारक की श्रेणी में आते हैं, अभिकारक की लिस्ट में आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपको ये G दिख रहा है, G ये क्या होता है, पदार्थ की प्रकृति। ये क्या होता है, पदार्थ की प्रकृति होता है। अच्छा, मतलब पदार्थ की प्रकृति से मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो O2 दे रखा है ये कौन सी प्रकृति का है, क्या ये गैस है, क्या ये ठोस है, या फिर ये द्रव है, ये बताता है। अगर ये O2 जो दे रखा है ये एक गैस है, इसलिए यहाँ पर G प्रतीकात्मक रूप में लिखाया गया है। अगर यहाँ पर मान लीजिए H2O होता, और H2O किसकी फॉर्म में होता है, क्योंकि H2O जल की फॉर्म में भी पाया जाता है, H2O भाप बनता है ना, तो गैस के रूप में भी पाया जाता है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर H2O होता, वो भी जल के माध्यम, यानी जल होता वो, तो यहाँ पर अपन लिखते लिक्विड यानी L लिखते। और यदि H2O ठोस यानी बर्फ के रूप में होता, तो हम इसको यहाँ पर क्या लिखते, सॉलिड लिखते। ठीक है ना। तो यहाँ पर जब भी हम ऐसे ब्रैकेट में लिखकर लिखते हैं, तो ये पदार्थ की प्रकृति पर, पदार्थ की प्रकृति को बताता है कि पदार्थ किस प्रकृति का है, क्या ठोस प्रकृति का है, या फिर गैसीय प्रकृति का, या फिर द्रव प्रकृति का है। उसके बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा CO2 और H2O। ठीक है, ये CO2 और H2O आपको दिख रहे होंगे, ये कहलाते हैं साहब उत्पाद। ये क्या कहलाते हैं, उत्पाद कहलाते हैं। ठीक है, अब इनके अलावा आपको एक और चीज़ दिख रही होगी, इनके अलावा आपको एक और चीज़ दिख रही होगी जिसको अपन, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 2, यहाँ पर भी 2 लगा हुआ है। ये क्या है, ये कहलाता है स्टाइक्योमेट्रिक गुणांक। अब आती है मेन बात, स्टाइक्योमेट्रिक गुणांक कहलाता है। अभी स्टाइक्योमेट्रिक गुणांक क्या होता है, इसको समझते हैं थोड़ा। देखिए, स्टाइक्योमेट्रिक गुणांक की परिभाषा लिखेंगे, ये गुणांक अभिक्रिया में भाग ले रहे या बनने वाले अणुओं की संख्या या मोलों की संख्या को व्यक्त करते हैं। एक बार वापिस से, ये गुणांक मतलब ये जो गुणांक दे रखा है, क्योंकि गुणांक मतलब क्या होता है, जो किसी से गुणा हो रहा हो, ऐसा अंक जो किसी से गुणा हो रहा। तो यहाँ पर जो 2 है वो O2 से गुणा हो रहा है, तो ये गुणांक कहलाता है। ठीक है, तो ये गुणांक अभिक्रिया में भाग ले रहे या बनने वाले, अभिक्रिया में भाग ले रहे यानी अभिकारक में भी है ये गुणांक, और बनने वाले यानी उत्पाद में भी ये गुणांक पाया जा रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ये गुणांक अभिक्रिया में भाग ले रहे या बनने वाले अणुओं की संख्या को व्यक्त करता है, या फिर हम इसे मोलों की संख्या को भी कह सकते हैं, क्योंकि हमने जाना है कि एक मोल में कितने अणु होते हैं, 6.022 गुणा 10⁻23 अणु पाए जाते हैं। तो हम या फिर इसको मोल कहें या अणु कहें, कुछ भी हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम मोल भी लिख सकते हैं। तो स्टाइक्योमेट्रिक गुणांक आपसे कोई पूछे तो आप क्या बोलेंगे, ये गुणांक अभिक्रिया में भाग ले रहे या बनने वाले अणुओं की संख्या को व्यक्त करते हैं या मोलों की संख्या को व्यक्त करते हैं। मतलब
हम यहाँ पर कह सकते हैं कि CH4 प्लस 2O2 क्या देते हैं अपन को, CO2 प्लस 2H2O। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि CH4 का एक मोल, CH4 का एक मोल, यहाँ कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर क्या मानेंगे, एक मोल। तो यहाँ पर CH4 का एक मोल O2 के दो मोलों के साथ, O2 के दो मोलों के साथ अभिक्रिया करके एक मोल CO2 और 2 मोल H2O गैस देता है, ये अपन कह सकते हैं। ठीक है, हम क्या कह सकते हैं, अब इसको पढ़ना सीखिए आप कि CH4 गैस का एक मोल O2 गैस के 2 मोलों के साथ अभिक्रिया करके 1 मोल CO2 एवं 2 मोल H2O देता है। ये इस प्रकार से अपन डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। जो इन्फॉर्मेशन अपन को मिलती है इस रासायनिक अभिक्रिया से, जो इन्फॉर्मेशन हमारे को इस रासायनिक अभिक्रिया से मिलती है वो ये है। पहला पॉइंट, पहले इन्फॉर्मेशन अपन ये मिलती है कि CH4 गैस का एक मोल O2 गैस के 2 मोलों के साथ अभिक्रिया करके 1 मोल CO2 गैस और 2 मोल H2O गैस देता है। ये अपन को समझ में आ रहा है मोटा मोटा। और आपको नोट्स ऐसे ही लिखने हैं अपनी कॉपी के अंदर, सुंदर सुंदर और साफ साफ। ठीक है, ये हुई एक इन्फॉर्मेशन। और क्या चीज़ें मिलती हैं साहब, दूसरी बात कि CH4 गैस का एक अणु, ऐसा भी तो हो सकता है कि CH4 का गैस का एक अणु O2 गैस के 2 अणुओं के साथ अभिक्रिया करके एक अणु CO2 और 2 अणु H2O देता है। ये सारे का सारा डेटा आपको कहाँ याद काम आएगा, कहाँ काम आएगा, आपके न्यूमेरिकल सेक्शन में। जब आपसे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं तब काम आएगा। हम इसके रिगार्डिंग न्यूमेरिकल्स भी करेंगे और होमवर्क भी आपको मैं दूंगा अच्छी तरीके से। तो एक एक बात को आप ध्यान से मन लगा के समझिए और याद करेंगे, याद करने की कोशिश भी करनी है अपन को। तो CH4 गैस का एक अणु O2 गैस के 2 अणुओं के साथ अभिक्रिया कर एक अणु CO2 और 2 अणु H2O बनाता है। यानी कि ये जो CH4 का एक अणु मिल रहा है और O2 का 2 अणु मिल रहे हैं, और ये इन दोनों के दोनों अणु मिलकर क्या बना रहे हैं, एक अणु CO2 का और 2 अणु H2O के बना रहे हैं। और अपन इसको दूसरी तरीके से कह सकते हैं कि 22.7 लीटर CH4 गैस 45.4 लीटर O2 गैस के साथ अभिक्रिया करके 22.7 लीटर CO2 गैस और 45.4 लीटर H2O गैस देता है। ये भी कह सकते हैं अपन। कैसे, हमने मोलर आयतन में समझा था कि मात्रा पर किसी भी गैस या किसी भी यौगिक का जो आयतन होता है वो कितना पाया जाता है, 22.7 लीटर पाया जाता है। ठीक है, O2 का भी 22.7 लीटर है, लेकिन यहाँ पर हमने 45.4 लीटर क्यों लिखा है, क्योंकि हमारे पास O2 कितनी है भाई, 2 है। कितनी है O2, 2 है। इसलिए जब अपन 22.7 लीटर को 2 से गुणा करते हैं तब 45.4 लीटर आता है। इसी तरीके से एक अणु है तो एक अणु का कितना होगा, CO2 के एक अणु है तो 22.7 लीटर वही होगा, और H2O के 2 अणु हैं तो 2 वापिस से 22.7 लीटर से मल्टीप्लाई होकर आगे बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन हमारे को यहाँ मिली। दूसरी मिल सकती है कि 16 ग्राम CH4 द्रव्यमान के रूप में भी ले लीजिए। सबसे पहले अपन ने संख्या के रूप में लिया कि एक मोल है ना, एक मोल में कितने कण होते हैं, 6.022 गुणा 10⁻23 कण होते हैं। ठीक है ना, उसके हिसाब से लिया। यदि आपको न्यूमेरिकल सेक्शन में संख्या पूछ ले मोलों की तो उस हिसाब से आप लेंगे। दूसरा, यदि अणु पूछ ले तो आप ये वाला जो सेकंड डेटा है इसका उपयोग कर सकते हैं। तीसरा, आपसे यदि आयतन के संदर्भ में पूछ ले तो आप ऐसे ये वाला जो डेटा है इसका उपयोग करेंगे। चौथा, यदि आपको द्रव्यमान पूछ ले कि 16 ग्राम CH4 गैस 2 × 32 ग्राम O2 के साथ अभिक्रिया करके 44 ग्राम CO2 और 2 × 18 ग्राम H2O ग्राम देता है, H2O गैस देता है। तो ये बात हो जाती है अपने द्रव्यमान की। किसकी बात हो जाती है, द्रव्यमान की। और ये जो सारे संबंध है, इन संबंधों के आधार पर दिए गए आंकड़ों को एक दूसरे में इस प्रकार परिवर्तित किया जा सकता है। कैसे, कि द्रव्यमान को तो हम मोलों की संख्या में कन्वर्ट कर सकते हैं और मोलों की संख्या को द्रव्यमान में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सारी बातें अपन ने कहाँ सीखी थी, मोल कंसेप्ट में, मोल संकल्पना में अपन ये सब बातें सीख कर रखे हैं कि द्रव्यमान को मोलों की संख्या में कैसे कन्वर्ट किया जाता है।
मोलों की संख्या को द्रव्यमान में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, या फिर मोलों की संख्या यदि हमारे को दे रखी तो उसको अणुओं की संख्या में कैसे कन्वर्ट करें, और अणुओं की संख्या यदि आपको दे रखी तो उसको मोलों की संख्या में कैसे कन्वर्ट करें। बहुत अच्छी तरीके से अपन ने इस चीज़ को समझा था। इसी के रिगार्डिंग एक फॉर्मूला आपको याद करना है, वो है द्रव्यमान बटा आयतन बराबर होता है घनत्व। घनत्व का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। ठीक है, ये आपको इम्पोर्टेंट याद रखना है। यदि कोई भी न्यूमेरिकल आए जहाँ पर आपको घनत्व पूछे और द्रव्यमान और आयतन दे दिया जाए तो आप वहाँ पर ये जो सूत्र है उसका उपयोग करना है। बातें क्लियर? ये था पूरा का पूरा कंसेप्ट स्टाइक्योमेट्री एवं स्टाइक्योमेट्री परिकलन का। इस आपको लग रहा होगा कि हमने कितनी आसानी से ये टॉपिक कंप्लीट करा। जितना भी थ्योरी पोर्शन था उसको हमने बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया और हमारे को कुछ भी कठिनाई नहीं हुई, क्योंकि हमने एक एक चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से समझा। अब अपन अगर इस बिंदु के, इस टॉपिक के रिगार्डिंग न्यूमेरिकल कर लेते हैं तो हमारा 100% जो कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी श्रृंखला में मैं आपको इसके न्यूमेरिकल सेक्शन पे लेके चलूँगा। देखिए, तो पहला अपन न्यूमेरिकल करते हैं इसका बहुत अच्छी तरीके से। इसके रिगार्डिंग न्यूमेरिकल कैसे आता है देख लीजिए कि 16 ग्राम मेथेन के दहन से प्राप्त जल की मात्रा का परिकलन ग्रामों में ज्ञात कीजिए। किसमें ज्ञात करना है? ग्राम में ज्ञात करना है। तो क्वेश्चनों को सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको पहले भी बताया है। क्या करना है? सबसे पहले हल लिखना है। हल के बाद आपको सबसे पहले लिखना है दिया क्या है। क्या लिखना है भाई? दिया क्या है। तो लिखेंगे दिया क्या है कि 16 ग्राम मेथेन दिया है और ज्ञात करना है जल की मात्रा का परिकलन, किसमें? ग्राम में व्यक्त करना है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि मेथेन के दहन का रासायनिक संतुलन समीकरण निम्न है। सबसे पहले आपको जो भी दे रखा है, जैसे मेथेन के दहन का, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में जो उदाहरण दिया था उसी के रिगार्डिंग मैंने उदाहरण भी दिया है कि भाई मेथेन के दहन का रासायनिक संतुलित समीकरण निम्न है। तो आपको याद होना चाहिए, क्या होना चाहिए कि CH4 प्लस 2O2 क्या देता है? CO2 प्लस H2O। ये होता है एक संतुलित रासायनिक समीकरण। तो इससे हम जानते हैं कि 16 ग्राम CH4, क्योंकि CH4 दे रखा है, इसका मतलब CH4 कितना है? CH4 का द्रव्यमान कितना है? CH4 का जो द्रव्यमान होगा वो इसका मोलर द्रव्यमान होगा, और मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना हमें आता है। कैसे ज्ञात करते हैं कि कार्बन का कितना है भाई द्रव्यमान? परमाणु द्रव्यमान कार्बन का कितना है? 12 है। कितना है? 12 है। और हाइड्रोजन का एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है? 1 होता है। तो 4 का कितना होगा? 4। तो 12 और 4 मिलकर क्या होंगे? 16। तो 16 ग्राम CH4 में उपस्थित 1 मोल के बराबर है, यानी कि CH4 16 ग्राम CH4 1 मोल के बराबर है। हम जानते हैं CH4 जो है 16 ग्राम CH4 1 मोल के बराबर है, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 मोल बराबर होता है मोलर द्रव्यमान, पदार्थ का मोलर द्रव्यमान। अगर किसी भी पदार्थ के या किसी भी यौगिक के मोलर द्रव्यमान में उपस्थित मोलों की संख्या कितनी होती है? 1 मोल। वापिस से सुन लीजिए क्या कहा मैंने, किसी भी पदार्थ या किसी भी यौगिक के मोलर द्रव्यमान में उपस्थित मोलों की संख्या कितनी होती है? 1 मोल। कितनी होती है? 1 मोल। तो इसलिए हम यहाँ पर कह रहे हैं कि CH4 जिसका मोलर द्रव्यमान कितना है? 16 ग्राम। तो 16 ग्राम CH4 1 मोल के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि 1 मोल CH4 से H2O के कितने मोल मिलते हैं? 2 मोल प्राप्त होते हैं। ठीक है, हम कह सकते हैं कि 1 मोल CH4 से H2O के 2 मोल प्राप्त होते हैं, है ना। 1 मोल CH4 से H2O के 2 मोल प्राप्त होते हैं। कितने मोल प्राप्त हो रहे हैं? 2 मोल प्राप्त हो रहे हैं ना। जब हमने CH4 से H2O के कितने प्राप्त हो रहे हैं? 2 मोल प्राप्त होते हैं। लेकिन हमारे को तो जल की मात्रा ग्राम में परिकलन करना है, तो मोलों को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम जानते हैं कि H2O के 1 मोल का द्रव्यमान कितना होता है? 18 ग्राम। यानी H2O का जो मोलर द्रव्यमान होता है उसमें उपस्थित कितने मोल होते हैं? 1 मोल होते हैं। तो H2O के 1 मोल का द्रव्यमान तो 18 ग्राम है। तो बताइए 2 मोल का द्रव्यमान कितना होगा? 2 गुणा 18 यानी 36 ग्राम होगा। यही अपना जो सवाल का हल है, उत्तर है, वो मिल गया अपन को, है ना। कहाँ दिक्कत आई? कहीं दिक्कत आई तो एक बार और समझा देता हूँ। देखिए, सवाल था 16 ग्राम मेथेन के दहन से प्राप्त जल की मात्रा का परिकलन
ग्राम में ज्ञात कीजिए, यानी ग्राम में हमारे को जल की मात्रा ज्ञात करनी थी, कैलकुलेट करनी थी। इसके लिए हमने लिखा दिया है, क्या दिया है कि 16 ग्राम मीथेन दे रखी है, यानी मीथेन का जो द्रव्यमान है वो दे रखा है कितना, 16 ग्राम, यानी एक तरीके से इसका मूलर द्रव्यमान हमारे को दिया हुआ है। ठीक है, ज्ञात करना था कि जल की मात्रा का परिकलन, यानी कि जल की मात्रा ज्ञात करनी थी, किसमें, ग्राम में ज्ञात करनी थी। तो हम देखेंगे कि मीथेन के दहन का रासायनिक संतुलित समीकरण क्या होता है, ये होता है भाई। हर एक सवाल में समीकरण की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। पूछिए क्यों, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं स्टाइकियोमेट्री, और स्टाइकियोमेट्री रसायन विज्ञान का एक उपक्षेत्र है जिसमें अभिकारक और उत्पाद के मध्य या उनका परिकलन किया जाता है, उनकी गणना की जाती है। तो यहाँ पर हमारे को संतुलित रासायनिक समीकरण की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है ना, यदि आपको असंतुलित रासायनिक समीकरण दिया हुआ है तो उसको पहले संतुलित कीजिए, देन या फिर उसके बाद सवाल पर आगे बढ़िए। तो हम जानते हैं कि 16 ग्राम CH4 में उपस्थित मोलों की संख्या 1 मोल होती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 1 मोल CH4 से H2O के 2 मोल प्राप्त होते हैं। ठीक है, अतः हम जानते हैं कि H2O के 1 मोल का द्रव्यमान 18 ग्राम होता है, क्योंकि हमने अभी अभी बात करी कि किसी भी पदार्थ या किसी भी यौगिक के मोलर द्रव्यमान में उपस्थित मोलों की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। तो इसी प्रकार से H2O का जो मोलर द्रव्यमान है वो कैसे होगा, H हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 1 होता है। हाइड्रोजन कितने दे रखे साहब, 2 दे रखे, तो 2 यहाँ गिन लो। ऑक्सीजन कितने नंबर पर आता है, 8वें नंबर पे आता है, तो 8 का डबल करो कितना, 16, तो ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना हुआ, 16, तो 16 और 2 मिलकर कितना होंगे, 18। तो H2O का जो मोलर द्रव्यमान होगा वो कितना होगा, 18 ग्राम। तो H2O के 18 ग्राम में उपस्थित मोल कितने होंगे, 1 होगा। तो बताइए, मोलों की संख्या तो अपन को पता चल गई थी, कितने हैं, 2, और ये 2 कहाँ से आया, यहाँ से आया, कहाँ से आया, संतुलित रासायनिक समीकरण से आया। तो बताएंगे H2O के 2 मोल का द्रव्यमान कितना होगा, 2 × 18 ग्राम बराबर 36 ग्राम। अच्छी तरह से समझ में आया तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को पॉज करें या फिर रिवाइंड करके देखें। आगे बढ़ते हैं, दूसरा सवाल करते हैं आज का। दूसरा सवाल है, मीथेन के कितने मोलों के दहन से 22 ग्राम CO2 प्राप्त की जाती है, यानी मीथेन के कितने मोलों के दहन से। ये 2 एग्जाम्पल हैं आपके NCERT के ही, तो NCERT के एग्जाम्पल मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ अच्छी तरीके से। उसके बाद मैं आपको होमवर्क दूंगा एक, वो आपको अपनी मर्जी से करना है। लिखा है मीथेन के कितने मोलों के दहन से 22 ग्राम CO2 गैस प्राप्त की जाती है, यानी आपको यहाँ पर मोलों की संख्या ज्ञात करनी है, मीथेन के मोलों की संख्या ज्ञात करनी है, और ग्रामों में दे रखा है, यहाँ पर मोल में भी नहीं दे रखा है, किस में दे रखा है, ग्राम में दे रखा है। चलो देखें, आधा सॉल्व करते हैं इसको, मतलब ढंग से इसको सॉल्व करते हैं, लिखते हैं। दिया क्या है कि CO2 का द्रव्यमान आपको 22 ग्राम दे रखा है। CO2 का जो द्रव्यमान है वो कितना दे रखा है, 22 ग्राम दे रखा है। ज्ञात करना है मीथेन के कितने मोलों से 22 ग्राम CO2 प्राप्त होती है, यानी मीथेन में मोलों की संख्या ज्ञात करनी है, मीथेन के मोलों की संख्या ज्ञात करनी है। मीथेन के कितने मोलों से, मतलब मीथेन के कितने मोल लिए जाएं कि 22 ग्राम CO2 प्राप्त हो, वो ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि 16 ग्राम CH4 से 44 ग्राम CO2 प्राप्त होती है। 16 ग्राम CH4 से 44 ग्राम CO2 प्राप्त होती है। अगर मैं 16 ग्राम CH4 गैस लूँ तो उससे कितना, 44 ग्राम CO2 गैस प्राप्त होती है ना, क्योंकि सेम है। CH4 कितने हैं, 1 है। CH4 में अणु कितने हैं, CH4 के 1 अणु है, तो 1 अणु का जो द्रव्यमान होता है वो कितना, 16 ग्राम इसका मोलर द्रव्यमान होगा, और CO2 के भी 1 अणु का जो मोलर द्रव्यमान है वो 44 ग्राम है। कितना है भाई, 44 ग्राम है। तो मैं कह सकता हूँ कि 16 ग्राम CH4 से 44 ग्राम CO2 प्राप्त होती है। इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि 1 मोल CH4 से 1 मोल CO2 प्राप्त होती है। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं। ध्यान लगाइए कि 16 ग्राम CH4 से 44 ग्राम CO2 प्राप्त होती है, तो हम 1 मोल CH4 से 1 मोल CO2 प्राप्त होती है, ऐसा भी तो कह सकते हैं। अगर हम ये मान लें कि 1 मोल CH4 से 1 मोल CO2 प्राप्त होती है, जो कि एक सिद्ध बात है, तो हम जानते हैं कि 44 ग्राम CO2 में मोल बराबर कितने होते हैं, 1 मोल होता है। तो बस हमारा ये रह गया है कि भाई अगर हम CO2 में, क्योंकि CO2 के
22 ग्राम में मोलों की संख्या पता चल जाए तो हम जानते हैं कि CH4 के भी मोलों की संख्या वही होगी, क्योंकि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 1 मोल CH4 से 1 मोल CO2 बनती है ना। तो हम यहाँ पर ये भी तो कह सकते हैं, ये सेम है ना, 1 मोल यहाँ पर भी है, 1 मोल यहाँ पर भी है। तो अगर मैं यहाँ पर 22 ग्राम में कितने मोल उपस्थित हैं, क्योंकि 44 ग्राम में 44 ग्राम CO2 में मोल कितने उपस्थित हैं, 1 मोल है। और CO2 क्या है, CO2 ये 44 ग्राम क्या है, CO2 का मूल द्रव्यमान है। 44 ग्राम क्या है, CO2 का मूल द्रव्यमान है। अगर निकाल के देखें कि C12 आता है ना, C का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो 12 होता है, और O2 का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो होता है 32। तो 32 + 12 बराबर 44 ग्राम। तो 44 ग्राम है जो है वो CO2 का मूल द्रव्यमान है। और मूल द्रव्यमान में मोलों की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। ये हमारे को अच्छी तरीके से पता है। तो 44 ग्राम CO2 में मोलों की संख्या 1 मोल है। तो मुझे बताइए 1 ग्राम CO2 में मोल की संख्या कितनी होगी, 1/44 मोल। तो मुझे बताइए कितने का ज्ञात करना है, 22 ग्राम का ज्ञात करना है ना। तो 22 ग्राम CO2 में मोलों की संख्या कितनी होगी, 1/44 गुणा 22 बराबर 0.5 मोल, है ना। मोलों की संख्या हम इस फॉर्मूले से भी ज्ञात कर सकते थे कि मोल की संख्या बराबर दिया गया द्रव्यमान ग्राम में बट्टा मोल द्रव्यमान। तो दिया गया द्रव्यमान कितना था, 22 ग्राम। तो 22 ऊपर लिखेंगे बट्टा मोल द्रव्यमान। जिस भी पदार्थ की संख्या, जैसे CO2 है तो CO2 के मोल द्रव्यमान कितना है, 44 ग्राम। 44 ग्राम लिख देंगे। आंसर क्या आएगा, 0.5 मोल। अतः हम यहाँ पर कह सकते हैं कि 0.5 मोल CH4 से 0.5 मोल CO2 प्राप्त होती है। या हम ये भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या कंसेप्ट लगाया था कि 1 मोल CH4 से 1 मोल CO2 प्राप्त होती है। क्योंकि अगर अपन रासायनिक समीकरण देखेंगे, जो कि हम पिछले देख कर आ चुके कि CH4 + 2O2 गिव्स CO2 प्लस H2O 2H2O, ये था अपना समीकरण। दिमाग पर जोर डालने की कोशिश करें, इमेजिन करने की कोशिश करें क्या रासायनिक समीकरण बोला मैंने। रासायनिक समीकरण का था CH4 + 2O2 गिव्स CO2 प्लस 2H2O, ये था। तो यहाँ पर वही आपसे पूछा जा रहा है कि जो CO2 है तो CO2 सिंगल था, CO2 के कितने अणु अभिक्रिया में भाग ले रहे थे, 1 अणु। और CH4 के भी कितने अणु भाग ले रहे थे अभिक्रिया में, 1 अणु। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 1 मोल CH4 से 1 मोल CO2 प्राप्त होती है। तो यहाँ पर 0.5 मोल CH4 से 0.5 मोल CO2 प्राप्त होती है। या हम ये भी कह सकते हैं कि 0.5 मोल CH4 से 22 ग्राम CO2 प्राप्त होती है। हम ये भी कह सकते हैं, जो हमारे को ज्ञात करना था। ठीक है, ये तो ज्ञात करना था कि मेथेन के कितने मोलों से, तो मेथेन के 0.5 मोल से। ठीक है, यहाँ पर कंप्लीट हुआ, 2 एग्जाम्पल करा दिए, पूरा कंसेप्ट समझा दिया। अब आपका एक काम बनता है होमवर्क करना। अब होमवर्क करेंगे। होमवर्क आपके सामने है कि डाई नाइट्रोजन और डाई हाइड्रोजन निम्नलिखित रासायनिक समीकरण के अनुसार अमोनिया बनती है ना। डाई नाइट्रोजन ये होता है और डाई हाइड्रोजन ये होता है। क्या होता है, डाई नाइट्रोजन ये होता है और डाई हाइड्रोजन ये होता है, और इससे NH3 बनती है। तो आपको ज्ञात क्या करना है, यदि 2.00 गुणा 10³ ग्राम डाई नाइट्रोजन, यानी ये 1.00 गुणा 10³ ग्राम डाई हाइड्रोजन, यानी कि ये के साथ अभिक्रिया करती है, यानी दोनों इतने इतने में अभिक्रिया करते हैं, तो प्राप्त अमोनिया के द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। तो आपको प्राप्त अमोनिया कितना प्राप्त होता है वो ज्ञात करना है। कैसे करोगे, सबसे पहले ये जो द्रव्यमान है इन दोनों से ही किसी से भी निकाल के कर सकते हो आप, चाहे इससे करके करो तो भी आ जाएगा। मतलब आप कह सकते हो कि इसका मोलर जो द्रव्यमान है उससे इतना प्राप्त होता है। तो यहाँ पर 2 ग्राम कितना दे रखा है भाई, 2 दे रखे हैं ना, तो उससे उसको इसके मोलर द्रव्यमान से 2 को गुणा कर सकते हो। वो आपको मेरे को होमवर्क में करके बताना है अच्छी तरीके से। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। जिसका आंसर सही होगा मैं उसको बता दूंगा कि आपका आंसर सही है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस यू, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद एंड गॉड ब्लेस यू।